अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर विद क्रोमोसोम्स एंड डीएनए इंट्रोडक्शन। हम इसमें जनरल सा क्रोमोसोम और डीएनए का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें क्रोमोसोम के बारे में बताया जाएगा। डिफरेंट जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, हम कह सकते हैं कि जो लाइक हनी बी, मॉस्किटो या ह्यूमंस, इनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने हैं। उसके अलावा क्रोमोसोम्स की टाइप कौन कौन सी हैं, साइज़ कितना होता है और कौन कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा मौजूद हैं क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हम इस जनरल से इंट्रोडक्शन में देखेंगे। फर्स्टली वी शुड नो व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा हम देखते हैं कि धागा होता है, इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक होता है, जो अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। यानी जिस टाइम सेल डिवीजन हो रही होती है ना, उस टाइम ये अपीयर होते हैं। उसके अलावा हमें ये मोस्टली नज़र नहीं आ रहे होते। तो जब सेल डिवीजन होती है उस टाइम ज़रा इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है और ये हमें फिर नज़र आते हैं। कब नज़र आते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। और किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है किस चीज़ के लिए? एमसीक्यूज़ के लिए, जो आपने याद रखनी है। कई दफ़ा एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कहाँ पे मौजूद होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। और कब जो है ये हमें नज़र आते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जो एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, वाल्टर फ्लेमिंग। 1882 में उसने इनको डिस्कवर किया था या इनको ऑब्जर्व किया था। व्हेन ही वाज एग्जामिनिंग द डिवाइडिंग सेल्स ऑफ सेलेमेंडर लार्वा, जब वो सेलेमेंडर लार्वा के को जब देख रहा था, जब वो डिवाइड उसके सेल्स कर रहे थे, तो उसने उस टाइम ये नोटिस किया या ऑब्जर्व किया। किसने? जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था वाल्टर फ्लेमिंग, जो कि एग्जामिन कर रहा था डिवाइडिंग सेल्स को सेलेमेंडर लार्वा के 1882 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जिसको आपने याद रखना है। वाल्टर फ्लेमिंग ने फर्स्टली ऑब्जर्व किया था 1882 में, किसमें? सेलेमेंडर लार्वा में, उसके डिवाइडिंग सेल्स के अंदर। हमने पहली बात की कि जब सेल डिवीजन हो रही होगी उस टाइम जो है ना ये क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं। तो इसीलिए उसको जब डिवाइडिंग सेल्स स्टेज आई सेलेमेंडर लार्वा के अंदर, तो उसे वहाँ पे ये नज़र आए। क्या नज़र आए थे? क्रोमोसोम्स नज़र आए थे। उसने फर्स्ट इसको ऑब्जर्व किया था। क्रोमोसोम जो है वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं और देयर नंबर जो है इसका वेरी करता है स्पीशी टू स्पीशी, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसका नंबर डिफरेंट होगा और इवन स्पीशीज़ में भी ये डिफरेंट हो सकता है। जो कुछ फर्न की स्पीशीज़ हैं, फर्न के अंदर क्या है? 500 पेयर्स होते हैं इसके। 500 पेयर्स यानी 1000 क्रोमोसोम्स होंगे। पेयर का मतलब 2 होते हैं ना, तो 500 से हो जाएंगे 1000, उसका डबल हो जाएगा। मॉस्किटो में 6 क्रोमोसोम होते हैं और 3 पेयर की फॉर्म में होते हैं। हनी बी के अंदर 32 होंगे। कॉर्न के अंदर 20 होते हैं। शुगर केन में 80 क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रॉग में 26, माउस में 40, ह्यूमन में 46 यानी 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स हैं, तो जिसमें से 22 जो हैं वो पेयर ऑटोसोम्स होते हैं और एक जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। ईच क्रोमोसोम contains 100 or thousands of genes that play important role in determining डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन। यानी इस जो क्रोमोसोम होते हैं ना, इसके ऊपर एक हम कह सकते हैं कि स्मॉल पैकेट्स होते हैं कुछ, जो क्या कर रहे होते हैं, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। वो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस भी हो सकता है, अमाइनो एसिड्स का भी सीक्वेंस होता है, जो कि मिलके जो न्यूक्लियोटाइड्स मिलके फिर एक स्पेसिफिक वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, जिसे हम जीन्स का नाम देते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन की बॉडी या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर, किसके अंदर? डेवलपमेंट के लिए। और जो जितने भी फंक्शनिंग हो रही है ह्यूमंस के अंदर, तो वो किसकी वजह से है? इन जीन्स की वजह से होती है। यानी अगर हम एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ले लें और उसको हम रिप्रेजेंट करें, फॉर एग्जांपल AATGC, इसको हम अगर यहाँ पे राइट डाउन करके साथ एक्सप्लेन मैं करूँ, एग्जाम्पलीफाई जस्ट मैं कर रही हूँ कि ह्यूमन के अंदर अगर हम कहते हैं AATTGCCAT, इस तरह ये एक सीक्वेंस है। मैंने एक रैंडमली ये सीक्वेंस राइट डाउन किया है यहाँ पे। इसे हम कह देते हैं कि ये आई कलर को डिटरमिन कर रहा है। तो इसी तरह और बहुत सारे इस तरह के सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं जिन्हें हम जीन्स का नाम देते हैं, जो 100 से 1000 जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं, जो डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं एक पर्सन के अंदर। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही सीक्वेंस हो, सीक्वेंस उसका कुछ भी हो सकता है।
जो पोजेशन हम कह सकते हैं ना क्रोमोसोम की, इसलिए वो ज़रूरी है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, यानी जो ऑर्गेनिज्म का बका है, कि जाहिर सी बात है वो डिफरेंट फंक्शनिंग ऑर्गेनिजम्स की जो है वो उन्होंने संभाला हुआ है या वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है क्रोमोसोम्स का होना। कोई भी एक क्रोमोसोम अगर जो है ना वो हम कह सकते हैं कि अगर वो लूज़ मतलब ना बने या फिर उसके अंदर कोई ऐसी चेंजेस आ जाएं जो नेचुरली भी हो सकती हैं और किसी भी जो है ना वो यानी हम जो एक्सरेज देते हैं और ये डिफरेंट रेडिएशंस की वजह से जो है ना वो इसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं, तो वो क्या करते हैं, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस काज कर सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है कि कोई इस तरह का स्पेसिफिक क्रोमोसोम जो है वो डैमेज हो जाए या जीन डैमेज हो जाए जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि डेथ कॉज कर देगा ऑर्गेनिज्म की। टिपिकली जो है ये अब हम कह सकते हैं कि इसकी जो पार्ट्स कौन कौन से हैं क्रोमोसोम के, इज़ मेड अप ऑफ क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स क्या होते हैं कि जो इसके हम कह सकते हैं ये ऐसे दो क्रोमोसोम इस तरह अटैच होता है ना, ये दो डंडे जिस तरह से ये अटैच हुए होते हैं ना क्रोमोसोम, तो ये जो इसके साथ एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है इस तरह, ये क्या कहलाता है, क्रोमेटिड। यहाँ आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ये जो एक साथ हैं ये हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर दो क्रोमोसोम एक साथ पड़े हैं, एक का क्रोमेटिड हम लें और दूसरे का लें, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, यानी सेम क्रोमोसोम की जो आपस में ये स्ट्रैंड्स हैं ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये जो हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। तो एक सेंट्रोमियर होता है, यानी जो सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ से ये अटैच हुए होते हैं, और उसके बाद फिर होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कुछ जो है वो कहीं से क्रोमोसोम का जो वो, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे और डिफ़ाइन करेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है। क्रोमोसोम में वाइडली डिफ़र इन अपीयरेंस। क्रोमोसोम जो है वो अपीयरेंस में भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसकी बेसिस पे वो हम बाद में देखेंगे, और उनको जब हम क्रोमोसोम्स की टाइप देखेंगे तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। और वेरी इन साइज़ कर सकते हैं, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, यानी अगर हम क्रोमोसोम को स्टेन करें, यानी हम जो सेल होता है उसको अगर स्टेन करें तो ये स्टेन को पिकअप कर लेंगे और हमें फिर ये वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं किसके नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे। द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, इसकी जो लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर है उसकी बेसिस पे भी इसका साइज़ वेरी करता है। द रिलेटिव लेंथ ऑफ टू आर्म्स और ईदर साइड ऑफ सेंट्रोमियर एंड द कंस्ट्रिक्टेड रीजन अलोंग द आर्म्स, यानी इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि ये इसकी हम कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स है कि इसका साइज़ वेरी करता है। इसका सेंट्रोमियर की लोकेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में डिफरेंट जगह पे होती है, और इसकी रिलेटिव लेंथ जो है वो आर्म्स की कहीं पे छोटी होगी कहीं पे बड़ी होगी, वो भी है जब हम आगे नेक्स्ट इसकी टाइप्स देखेंगे ना तो उसमें हमें नज़र आएंगी कि किस तरह से जो इसकी रिलेटिव साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर या फिर टाइप्स जो है ना वो किस तरह से अलग हो रही हैं। तो कैरियोटाइप हम किसको कहते हैं, द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोजेसेस इज़ कॉल्ड कैरियोटाइप। यहाँ पे ये ह्यूमन कैरियोटाइप कहेगी, लेकिन यहाँ वो क्लियर नज़र नहीं आ रही, यानी जो क्रोमोसोम जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद है, जिस तरह से उसको अरेंज किया गया है उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। कैरियोटाइप हम बनाते क्यों हैं, या ये जो पूरे ऑर्गेनिज़म का एक हमने पूरा का पूरा एक जीन सीक्वेंस या फिर हमने उसका क्रोमोसोम का सीक्वेंस निकाला है, तो वो हमने क्यों निकाला था कि ये डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में हमें उसके अंदर डिफरेंसेस बताता है कि कहाँ पे किस जगह पे जो है ना वो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म के किस क्रोमोसोम में और कहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इंडिविजुअल के सेम स्पीशीज़ में भी और डिफरेंट स्पीशीज़ में भी, इवन ये सेम में भी हमें डिफरेंस बता रहा होता है और डिफरेंट स्पीशीज़ में भी। तो आई होप सो आपको यहाँ तक ये लेक्चर समझ आया होगा, बहुत सिंपल सा था, इसके अंदर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं थी, क्रोमोसोम के बारे में था। इंशाल्लाह आगे हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देखेंगे जो आपको यहाँ भी नज़र आ रही हैं, तो और उसके बाद हम फिर कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम की तरफ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।